क्षमा कीजिए, पिछला वीडियो किसी कारण से अचानक एकदम रुक गया और उसकी लेंथ भी काफ़ी हो गई थी, हम फोकस नहीं कर पाए। तो आइए पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे क्रस्ट। कुछ एक गलतियाँ पिछले वीडियो में रही हैं जो कि स्लिप ऑफ टंग की वजह से, जो मैं आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे बता रहा था और कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी ये एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस हो गई है। मैं एक बार फिर से आपको क्रस्ट के बारे में मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ ताकि जो आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो वो आपका थोड़ा सा समाप्त हो जाए। हमने देखा था क्रस्ट 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक है। हमने ये भी देखा था कि महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की जो मोटाई है वो ज्यादा है, सागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई कम है। तो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी जो मिलती है वो मोहो नहीं है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड असंबद्धता। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो कोनार्ड जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसको अलग करती है? ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से, ऊपरी क्रस्ट में निचली क्रस्ट को अलग कर देती है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किस किसके बीच मिलती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में। जहां पर हमारी क्रस्ट खत्म हो जाती है वहां पर से हमारी दूसरी परत जो है वो शुरू होती है, जिसे हमने क्या कहा था? मेंटल। मेंटल की हमने विशेषता देखी थी कि ये 35 से लेकर के टोटल 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार नीचे की तरफ है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम इन दो तत्वों की अधिकता है। हमारी जो सीमा परत वाली विशेषताएं थी वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब मेंटल जो परत है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 35 से लेकर के अप्रोक्सीमेट लगभग 700 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये आता है हमारा ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल में। जबकि 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है ये हमारा लोअर मेंटल। तो मेंटल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ देते हैं। अब हम यहां पर पहले देखेंगे अपर मेंटल। अपर मेंटल क्या है? अपर मेंटल में कुछ विशेषताएं हैं। जब हम अध्ययन करते हैं भूकंपीय तरंगों का तो हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट 80 से 200 किलोमीटर का जो रीजन है, इस पूरे रीजन में P और S इन दोनों भूकंपीय तरंगों की जो गति है इसमें क्या है? कमी आ जाती है। इन दोनों तरंगों की गति में कमी आ जाती है और इन समझ चुके हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि इन दोनों तरंगों में गति की कमी में अगर गति में कमी आ रही है P में भी और S में भी, इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर ये जो 80 से 200 किलोमीटर वाला जो रीजन है ये कहीं ना कहीं इसकी जो स्टेट है उसमें परिवर्तन हुआ है। उसके घनत्व में भी अंतर है, उसकी अवस्था में भी अंतर है। अगर ये द्रव अवस्था में होता पूरा रीजन तो एस तरंगें लुप्त हो जाती, लेकिन एस तरंगें इस पूरे रीजन से लुप्त नहीं होती हैं, केवल इनकी गति में कमी आती है। यानी कि कहीं ना कहीं 80 से 200 किलोमीटर वाला जो रीजन हमारी पृथ्वी के अंतर्गत आएगा वो कहीं ना कहीं अर्धगलित अवस्था में है, न तो पूरी तरीके से ठोस है और ना ही पूरी तरीके से द्रव अवस्था में, कहीं ना कहीं प्लास्टिक स्टेट में है। आइए हम उसको भी समझते हैं। उससे पहले मैं एक बात और आपको क्लियर करता चलूं, कोनार्ड ऊपरी और निचली क्रस्ट को अलग करती है। वहीं जब क्रस्ट का एरिया खत्म हो जाता है तो क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी है वो है हमारी मोहो असंबद्धता। और इसकी खोज ए मोहोर बिसिक ने करी थी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके आधार पर इसको क्या कह देते हैं? मोहो असंबद्धता। और ये किसको किससे अलग करती है? ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, क्रस्ट में मेंटल। तो ध्यान रखिएगा आप, ये हमारी दूसरी असंबद्धता है। पहली हमारी कोनार्ड, दूसरी हमारी मोहो।
अब हम बात कर रहे थे 80 से लेकर के 200 किलोमीटर की। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 700 से 2900 तक जो है हमारी निचली मेंटल है, और 35 से लेकर लगभग 700 तक ये हमारी ऊपरी मेंटल है। अब हम देख रहे हैं कि 80 से लेकर के 200 किलोमीटर तक, 80 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा रीजन इस पूरी पृथ्वी के अंतर्गत आ रहा है। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको, जहां पर पृथ्वी भूकंपीय तरंगों की गति में कमी आ जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो क्षेत्र है पृथ्वी के अंतर्गत, ये न तो द्रवावस्था में है ना ठोस में, कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक स्टेट में है, अर्धगलित अवस्था में। प्लास्टिक अवस्था भी कह देते हैं, या इसको अर्धगलित अवस्था। तो इस पूरे जो रीजन को 80 से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक का रीजन है, इसे हम कह देते हैं एस्थेनोस्फेयर, या हिंदी में इसको कह देते हैं दुर्बलता मंडल। अगर आपके सामने कभी भी इससे सीधा प्रश्न एग्जामिनेशन में आया था, हमारे दुर्बलता मंडल को समझाइए 20 शब्दों में, तो 80 से 200 किलोमीटर की गहराई वाला क्षेत्र पृथ्वी में, जहां पर P व S तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। इससे पता चलता है कि ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है ये अर्धगलित अवस्था में है। और इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन की वजह से जो हमारी पृथ्वी पर जितनी भी प्लेट टेक्टोनिक की गति, प्लेटें जो गतिशील हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स इसी के ऊपर काम करता है। पृथ्वी की जो प्लेटें हैं इसी पूरे दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही होती हैं। इसके अलावा पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मैग्मा चैम्बर जो है हमारी पृथ्वी का, वो यहीं से जितने भी हमारे ज्वालामुखी वगैरह आदि जो है उनकी जो लास्ट लिमिट है, जहां से मैग्मा जनरली प्रोड्यूस हो रहा है, वो यही वाला रीजन है, जहां पर बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये पूरा की पूरा रीजन प्लास्टिक अवस्था में है, मोल्टन स्टेट में है, अर्धगलित अवस्था में है। तो यहां से मैग्मा चैम्बर जो है बड़े बड़े ज्वालामुखियों का, वो कहीं ना कहीं यहीं से कोरिलेट करता है। तो दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल को आप समझ चुके होंगे। ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऊपरी मेंटल में 80 से लेकर के 200 किलोमीटर की मोटाई में लगभग फैला हुआ है। वेरी करती है मोटाई से, कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज्यादा है। अर्धगलित अवस्था में है या प्लास्टिक अवस्था में है, और प्लेटों की जो मूवमेंट होती है इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर होती है। ये प्लेटो, इसके अलावा ये ज्वालामुखियों, जो ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी पर होते हैं, उनके लिए जो मैग्मा चैम्बर है वो कहीं ना कहीं इस दुर्बलता मंडल से कोरिलेट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ऊपरी क्रस्ट की कुछ विशेषताएं हैं। इसके अलावा मैं फिर बात करूंगा निचली क्रस्ट की। निचली क्रस्ट जो है हमारी 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई के बीच में आती है। 1 मिनट रुक जा रहा है, हाँ बस 1 मिनट। मैं क्लास ले लेता हूँ बस, उसके बाद बताना। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इन दोनों की विशेषताओं को एक दूसरे से अलग करने वाली जो हमारी असंबद्धता होगी, ये तीसरी असंबद्धता है हमारी, जिसको हम कहते हैं रैपिडी। रैपिडी असंबद्धता, ये जितनी भी असंबद्धता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान से याद रखना। रैपिडी असंबद्धता किसको अलग करती है? ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग कर देती है अपनी विशेषताओं के आधार पर। तो ये हमारी तीसरी असंबद्धता है, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से ये अलग कर देती है। 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार है, और बाकी ये जो निचली मेंटल है ये पूरी की पूरी ठोस स्टेट में है। ऊपर से नीचे की ओर जब हम आएंगे तो हमारे प्रेशर में भी
दबाव में भी घनत्व में भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये हमारी पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल कंप्लीट होती है। आइए हम पढ़ते हैं तीसरी परत की ओर। 2900 किलोमीटर से लेकर के और 5150 किलोमीटर तक, 2900 से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक 6370 तक तीसरी परत का विस्तार मिलता है, जिसे हम कहते हैं कोर। इसको हिंदी में अंतरतम भी कह देते हैं। जनरली साधारण इसका नाम कोर ही लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर शुद्ध हिंदी में पढ़ना चाहें तो अंतरतम आपको मिल जाएगा। आप कोर ही याद रखें, अंतरतम पर आप ध्यान नहीं दें। तो पृथ्वी की जो तीसरी परत है 2900 से लेकर के, जिसको हमने निफे कह दिया था, वो 6370 किलोमीटर तक एक परत हमको, दूसरी परत हमको देखने को मिलती है, जिसे हमने कोर नाम दिया है। कोर की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हम बता चुके हैं, 2900 से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक 6370 किलोमीटर तक इसकी गहराई मिलती है हमको। इसका जो घनत्व है, जब भूकंपीय तरंगों का हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 2900 किलोमीटर के बाद इनकी तरंगों की जो गति है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है। अत्यधिक तीव्र होती है, इसका मतलब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो घनत्व है 2900 किलोमीटर के बाद उसमें अत्यधिक तेजी से परिवर्तन हुए हैं। तो इसका जो घनत्व है वो 10 से लेकर के 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। इसमें अगर हम बात करें पदार्थों की तो इसमें निकल, जो लोह धातु है, लोह धातु की अधिकता है। निकल भी एक लोह धातु है। निकल और फेरस यानी कि लोहा, इन दोनों की इसमें अधिकता है। निकल और फेरस से मिलकर के बना है। और भी इसमें कई भारी पदार्थ हैं जो इसके अंतर्गत समाहित है, मुख्यतः निकल और फेरस से मिलकर के बना है। इसके बाद जो इसकी की पॉइंट्स है उनमें एक बात और मैं बता दूं कि हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसी कोर के कारण हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रादुर्भाव पृथ्वी के चारों ओर होता है, जो हमको बहुत सारे सोलर रेडिएशन से और भी बहुत सारे रेडिएशन से हमको, अंतरिक्ष रेडिएशन से हमको बचाता रहता है। आगे फिर कभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ कोर की विशेषताएं थी। अब हम कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक जो है उसे हम पढ़ते हैं ऊपरी कोर, अपर कोर, और 5150 से 6370 तक निचला कोर या लोअर कोर। एक बात और, यहां से लेकर के यहां तक हमारी क्रस्ट मेंटल है, और मेंटल के बाद कोर शुरू हो जाता है। तो कोई ना कोई ऐसी असंबद्धता होगी जो इन दोनों को अलग करती होगी। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो क्रस्ट को, मेंटल को किससे अलग कर देती है? कोर से, या मेंटल और कोर को अलग करके कर देती है, दोनों की विशेषताएं। इसके गुटेनबर्ग असंबद्धता के नीचे इसके घनत्व में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, यानी कि बढ़ जाता है, क्योंकि गुटेनबर्ग असंबद्धता के बाद पी और एस तरंगों की गति में बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करते हैं ऊपरी कोर की। ऊपरी कोर जो है अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं, ऊपरी कोर की हम बात करें तो ये पूरी तरीके से ठोस नहीं है। जैसी स्थिति हमने दुर्बलता मंडल में देखी थी वैसी की वैसी स्थिति हम यहाँ भी देखते हैं। तो ऊपरी जो हमारा कोर है उसके बारे में ये माना जाता है, एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, स्पेशली जो सीस्मिक वेव्स हैं, उनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो कोर है ये तरल अवस्था में है।
क्यों अंदाजा लगा लेते हैं हम ये? क्योंकि एस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं कर पाती, एस तरंगे लुप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बाह्य कोर है हमारा, ऊपरी कोर है, ये कहीं ना कहीं तरल अवस्था में है, जिसके कारण एस तरंगे इसमें प्रवेश नहीं कर पाती। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के केंद्र से गुजर जाती हैं, तो केवल पी वेव्स हैं जो पृथ्वी के केंद्र से गुजर पाती हैं। क्यों? क्योंकि एस जो वेव्स है वो इसमें प्रवेश कर ही नहीं पाती, क्योंकि गलित अवस्था में है। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो बाह्य कोर है वो किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। एस तरंगे तो लुप्त हो जाती है इस पूरे रीजन में, और पी जो तरंगे हैं भूकंप की, उनकी गति मंद पड़ जाती है कंपैरेटिवली। मेंटल से तो अधिक रहती है, लेकिन फिर भी उनकी जो गति है उनमें कमी हमको देखने को मिलती है। तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो बाह्य कोर है वो गलित अवस्था में है, जो 5150 किलोमीटर तक हमको देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या बताते हैं? तो बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं हैं जो हम जनरली बीच में पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव एक्टिविटी को यहाँ पर जिम्मेदार इसके लिए माना गया है, रेडियो एक्टिविटी को, कि जो तरल अवस्था में ये है। इस पर हम इतना फोकस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और 5150 से 6370 तक हमारा जो अंतरतम है, वास्तविक अंतरतम है, पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है, निचला कोर जिसको हम कह रहे हैं, पहली बात तो ऊपरी क्रस्ट, क्षमा कीजिए, ऊपरी कोर और निचले कोर को जो असंबद्धता अलग कर देती है, इन दोनों को भी एक रेखा अलग कर रही है, जिसे हम कह देते हैं लेहमान असंबद्धता। ये हमारी 5वीं डिसकंटिन्यूटी है। लेहमान किस किस को अलग कर रही है? ऊपरी कोर को जो निचला कोर है उससे अलग कर रही है। 5 कौन सी मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करा दूं ताकि आपको याद रहे, ये महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। सबसे पहली असंबद्धता है हमारी कोनार्ड असंबद्धता, जो कि ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग कर रही है। दूसरी हमारी असंबद्धता मोह असंबद्धता है, मैं यहां लिखता हुआ चलूं, मोह असंबद्धता। ये किसको अलग कर रही है? क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रही है। आप ये हमारी दूसरी असंबद्धता है। तीसरी जो हमारी असंबद्धता है वो यहां पे है, जिसको हमने कह दिया था रैपिडी। ये किसको अलग कर रही है? ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग कर दे रही है। चौथी जो हमारी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी है हमारी गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो कि मेंटल को कोर से अलग कर देती है। मेंटल और कोर के बीच जो असंबद्धता है उसे क्या नाम दिया हमने? गुटेनबर्ग, क्योंकि इसकी खोज गुटेनबर्ग ने करी थी, उन्हीं के नाम के अलग का नाम गुटेनबर्ग। और 5वीं जो असंबद्धता है वो लेहमान असंबद्धता है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर में एक दूसरे को अलग कर देती है। 5 डिसकंटिन्यूटीज हमारे टोटल है। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है निचला, तो यहां पर पी तरंग की गति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो जो बिल्कुल अंतरतम निचला कोर है वो ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये जो पूरा रीजन है हमारा, स्पेशली इनर कोर, जो आंतरिक कोर है, वो एक विशाल चुंबक की भांति काम करता है। इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो कंडक्टिविटी के कारण पूरा रीजन, क्योंकि लोह धातु की विविधता है, हम देख चुके हैं निकल और फेरस की, जिसके कारण ये क्या है? एक बृहद चुंबक की भांति काम करता है। और आंतरिक कोर के कारण ही हमारी पृथ्वी पर एक विशाल चुंबक का, जो हमारी पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, वो इसी आंतरिक कोर के कारण पाए जाते हैं। तो ये इसकी पूरी मुख्य विशेषता है। ठोस अवस्था में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टिविटी के कारण इस पूरे रीजन में विशाल चुंबक का निर्माण सा हो जाता है, जो हमारी पूरी पृथ्वी पर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हमने देखी। हमने पृथ्वी को 3 परतों में स्पेशली बांटा, क्रस्ट,
मैंने प्रयास किया है कि आपको ठीक ढंग से इसको मैं समझा पाऊं। मेंटल और कोर, तो ये पृथ्वी की आंतरिक स्थिति है जिसको हम समझते हैं। एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन और है जिसको हम लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर के नाम से पढ़ते हैं, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो थैंक्स अ लॉट। कोई कमी हो तो आप अवश्य हमें बताएं कमेंट करके। थैंक यू।